गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में स्टडी कर रहे थे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें हमने चारों तरह की क्वांटम नंबर्स आपको बता दी थी। 4 टाइप्स की क्वांटम नंबर्स आपको बताई, जिसमें पहले थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स के बाद हम अगर उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट या एंगुलर मूवमेंट की बात करते हैं तो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। और अगर आपको यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम की बात करें, एंगुलर मूवमेंट अगर करते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपका ऑर्बिटल्स पे। l+1 × h/2π, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ पे l जो है आपकी क्वांटम नंबर है। कौन सी क्वांटम नंबर l लेते हैं, यहाँ पे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम लेते हैं। सपोज कीजिए हम आपको ये फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया है 2p3, और इसके लिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना चाहते हैं या एंगुलर मूवमेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू इसमें 3 आ रही है, 1 2 3। अनपेयर्ड का मतलब जिसके पेयर नहीं हो। तो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट हम निकालेंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल्स टू √3 + 2 दैट्स इक्वल टू 3 × 5 दैट्स इक्वल टू √15 Vm। ये तो मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। लेकिन अगर आप एंगुलर मूवमेंट हम निकालना चाहते हैं तो वो डिपेंड करेगा कि उसकी L की वैल्यू कितनी है। √ फार्मूला है आपका l+1 h/2π, ये √ के बाहर है, स्क्वायर रूट के बाहर। तो यहाँ पे हम P सबशेल है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आंसर आपका 1 + 1 × h/2π। यहाँ पे h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो ये आपका आ जाएगा √2 h/2π। तो अगर हमको सबशेल पता है तो सबशेल के लिए हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं आपके लिए। डी सबशेल के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर डी सबशेल। और डी सबशेल के लिए मैं हेल्प कर देता हूं। फॉर डी सबशेल L की वैल्यू 2 होती है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम किसी भी क्वांटम नंबर से रिलेट कर सकते हैं, कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमको n की वैल्यू दी गई है 3 और L की वैल्यू 2 दी गई है। आपका क्वेश्चन है व्हाट विल बी द नोटेशन ऑफ द सबशेल। सबशेल का नोटेशन क्या होगा, कौन सी सबशेल है। तो आप क्या लिखेंगे, L की 2 वैल्यू का मीनिंग क्या होता है। L की 2 वैल्यू का मीनिंग है D, 3 इसके पहले लिखेंगे, यानी सबशेल का नोटेशन 3D होगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल्स टू 5 एंड L इज इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन 2 है आपके लिए। n इज इक्वल्स टू 5, L इज इक्वल्स टू 4। व्हाट विल बी द नोटेशन। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, आपको करना है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हम आपको बताने जा रहे हैं,
हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी सबशेल पॉसिबल है, कौन सी सबशेल पॉसिबल नहीं है? सपोज कीजिए विच विल नॉट बी पॉसिबल, विच विल नॉट बी पॉसिबल। जैसे हमने लिखा आपका 4G 3D 2D 3F 4S, इनमें से क्या क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसकी N और L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4G को, तो 4G में N हो गया 4, और जब N 4 है तो L की वैल्यू 4 से कम होगी, 4 नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है L की, क्योंकि L की वैल्यू डिपेंड करती है N की वैल्यू पे। N की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है। यहाँ पे 3 वैल्यू आएगी, और 3 वैल्यू मैक्सिमम 3 वैल्यू F के लिए होती है। L = 3 मीन्स F। यहाँ पे 4 हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे G दिया गया है, G के लिए L की वैल्यू 4 होगी। लेकिन आपने सोचा होगा अभी तक सर ने G तो पढ़ाया नहीं कभी। हाँ बिल्कुल, G अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि G आगे आएगा, और G आएगा तो उसकी L की वैल्यू 4 होगी। तो अभी जब N 4 होगा तो L 3 ही हो सकता है मैक्सिमम, तो 4G कभी पॉसिबल नहीं है। अगर यहीं पे हम 5G कर देते तो L की वैल्यू 4 हो जाती, 5 हो जाती, और जब 5 हो जाती तो L की वैल्यू 4 तक हो सकती थी, क्योंकि L की वैल्यू 5 से 1 कम होगी, 0 to N-1 L की वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पे जब आप 4 आएगी तो G के लिए 4 हो सकती है, तो 5G पॉसिबल है, लेकिन 4G पॉसिबल नहीं है। ये तो आपने चेक कर लिया कि ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे पे चलते हैं हम लोग, इसी तरह से सेकंड पे चलते हैं। 3D N = हो गया 3, L = अगर 3 है तो वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है 2, एक कम होगी उससे, तो 2 किसके लिए हो सकती है? D के लिए, तो ये पॉसिबल है, 3D पॉसिबल है। अब आती है बात 2D, तो N = 3 हुआ तो L 2 हुआ, यहाँ पे 2D के लिए N = 2 हुआ तो L की वैल्यू आएगी 1, और मैक्सिमम वैल्यू जब L की 1 आएगी तो ये P के लिए होती है, D नहीं हो सकता इसमें, यानी 2D नॉट पॉसिबल। इस तरह से आप अब ये दोनों जो बचे हैं 3F और 4S के बारे में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम के बारे में बताया। अगर आप टोटल स्पिन फाइंड आउट करना चाहते हैं, किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू कितनी स्पिन हो रही, जैसे आपने स्पिन क्वांटम नंबर फाइंड आउट किया था, तो टोटल स्पिन फाइंड आउट करने का फार्मूला है ±1/2 × n, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी हम लोग बता रहे थे P3 के लिए, ये 2P3 लिखा था, इसमें हम लोगों ने 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करी थी। अगर हम स्पिन की बात करें, टोटल स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंटम, और हमने इसमें एंगुलर मोमेंटम आपको बता दिया था। मैग्नेटिक मोमेंटम का फार्मूला एक बार फिर से बता देते हैं, μ √n n+2, और एंगुलर मोमेंटम के लिए, जिसे मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू, और इसको हम μl बोलते हैं, √LL+1h/2π। और स्पिन के लिए टोटल स्पिन का फार्मूला सामने आपको बता दिया, +(-1/2) × n। तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 3, तो यहाँ पे हम अगर 3 पुट करेंगे तो टोटल स्पिन आ जाएगी आपकी +(-1/2) × 3, दैट्स मीन +-3/2।
ये तो मैग्नेटिक मोमेंट में, इससे आप तीनों चीजें आप निकाल सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें n प्लस एल की वैल्यू का सम दे दिया गया है। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। हमको n प्लस एल इज इक्वल टू 5 बोल दिया गया है। इफ n प्लस एल इज इक्वल टू 5, हाउ मेनी total electrons having this value, हमको n अलग नहीं दिया गया, l अलग नहीं दिया गया। अगर हमको सपोज कीजिए n दे दिया जाता 4 और l दे दिया जाता 1, तो टोटल 5 आता, तो हम उसको 4p बोल देते, और 4p बोल देते तो 4p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p में कितने ऑर्बिटल होंगे, p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और हम इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन हमको ये ऐसा कुछ नहीं बोला गया, हमको दोनों की सम दे दिया गया है n प्लस एल, और तब पूछा जा रहा है कि टोटल ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनकी ये वैल्यू आएगी। तो अगर आपको n प्लस एल इक्वल टू 5 दिया है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, 5 कैसे हो सकती है। एक तो हो सकता है 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, ये n की वैल्यू, ये l की वैल्यू। तो 5 प्लस 0 तो हम लिखेंगे 5s, n हो गया 5, l की 0 वैल्यू के लिए 5s। फिर हम दूसरा लिख सकते थे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा 4 हो गया, l की वैल्यू 1, तो ये हो गया p। फिर हम लिख सकते थे 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये लिख देंगे 3 और 2 के लिए d लिख देंगे। फिर हम लिख सकते थे 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, लेकिन जब n 2 होगा तो 3, ये पॉसिबल नहीं हुआ। फिर हम लिख सकते थे 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आई आपकी। s में हमारे इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे। p में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे 6, और d में हमारे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसमें हो सकते थे 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से। तो जिनकी वैल्यूज का सम n प्लस एल की वैल्यूज का सम 5 आएगा, उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते थे, ऐसे यहाँ 2 हो गए, यहाँ 6 हो गए, यहाँ 10 हो गए, टोटल हो गया आपका 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स एटम में ऐसे होंगे जिनमें n प्लस एल की वैल्यू क्या आएगा, सम 5 आएगा। कभी भी आप चेक करेंगे। इसी बेसिस पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है, हम n प्लस एल की वैल्यू दे रहे हैं, n प्लस एल इज इक्वल टू 7। सो व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैविंग दिस वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी ये वैल्यू हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आप स्टडी करने जा रहे हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली चैप्टर का लास्ट होगा, जो कि आपको एग्जाम में आना है। वो है हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोलते हैं कि जब कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन दोनों का एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते। अगर आप वेलोसिटी का एग्जैक्ट कर लेते हैं तो पोजीशन एग्जैक्ट नहीं आती, या पोजीशन की एग्जैक्ट लोकेशन जान लेते हैं तो फिर वेलोसिटी एग्जैक्ट नहीं आती। बोलते हैं कि जो भी कैलकुलेशन होगा डिपेंड करेगा कि आपने कितनी वेलोसिटी एग्जैक्ट कैलकुलेट करी है। अगर आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट है तो पोजीशन जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा।
इसी को हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल बोलते हैं। अनसर्टेनिटी वर्ड इसीलिए यूज किया गया कि उनकी पोजीशन और वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी होती है। सपोज कीजिए हम कोई चीज किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल की पोजीशन को चेक कर रहे हैं, तो उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए उसमें डिफरेंस डेल एक्स का आ रहा है। एक्स कोई हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, सपोज ये यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक हमको ये एग्जैक्ट ये था, हमको ये डाटा मिला, तो ये डिफरेंस जो हुआ ये डेल एक्स हुआ। ये अगर डिफरेंस बहुत कम है, ये डिफरेंस अगर पोजीशन में डिफरेंस बहुत कम है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, और ये डिफरेंस अगर बहुत कम है तो वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा आएगा। मींस दोनों चीजें एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अगर वेलोसिटी का डिफरेंस हम डेल वी माने तो इनका जो मल्टीपल होगा डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम। ये फार्मूला आपका बन के आता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आप किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी का डिफरेंस, अगर यहाँ पे हम बहुत कम डिफरेंस है तो ये डिनोमिनेटर पे जाएगा। यहाँ जब डिनोमिनेटर पे जाएगा डिवाइड में, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो डेल एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी। और अगर आप डेल एक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कैलकुलेट कर लेते हैं, सही कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डेल वी की वैल्यू बहुत कम आएगी। अगर हम इसको डेल एक्स के टर्म में लिखें तो डेल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम इंटू डेल वी। और अगर इसको डेल वी के टर्म्स में लिखें तो डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई एम डेल एक्स। तो जो भी चीजें अगर हम डेल एक्स की वैल्यू बहुत कम आ रही है, यानी कि डिफरेंस बहुत कम आ रहा है, डिफरेंस कम आने का मतलब कि हमने बहुत एक्यूरेसी के साथ में डेल एक्स यहाँ से यहाँ तक नहीं, इतना ही डिफरेंस था, छोटा सा डिफरेंस था, तो ये छोटी वैल्यू होगी। छोटे नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी आंसर। और अगर ये बड़ी वैल्यू है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपका डेल वी की वैल्यू जो है एग्जैक्ट आ जाएगी। तो अगर हम इसमें से एक चीज कोई हमको दे दी जाए कि इसमें अनसर्टेनिटी इतना है, डेल एक्स को बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, तो हम अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमको बता दिया जाए अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी, तो हम फिर अनसर्टेनिटी जो है इसमें पोजीशन में कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम में भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम में कैलकुलेट करें तो इस m को इधर लाएंगे, तो फार्मूला बनेगा डेल x इंटू डेल वी इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपान 4 पाई। आप जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी का डिफरेंस अगर करें तो चेंज इन मोमेंटम बोल सकते हैं। तो डेल x इंटू डेल p ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपान 4 पाई। यानी ये जो फार्मूले 3 आपके बन गए, एक तो डेल एक्स कैलकुलेट करने के लिए, डेल वी कैलकुलेट करने के लिए और डेल पी कैलकुलेट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, आप देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट्स, एक कोई बॉल है 175 ग्राम बॉल का वेट है। अ बॉल ऑफ 175 ग्राम हैज अनसर्टेनिटी in the position 5500 angstrom. Calculate uncertainty in the velocity. हमको यहाँ पे बॉल का मास दिया गया है, आंसर लिख रहे हैं m इज इक्वल टू 175 ग्राम, इसको किलोग्राम बना लिया, 0.175 किलोग्राम बन गया। इसके बाद हमको डेल एक्स की वैल्यू दी गई है 5500 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में बना लिया 5500 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू दी पावर -10 मीटर होंगे। और हमको डेल वी की वैल्यू निकालनी है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी। हमारा फार्मूला क्या है, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपान 4 पाई m।
डेल एक्स हमको दिया गया है 5500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। डेल वी हमको कैलकुलेट करना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे m की वैल्यू 0.175 और साथ ही साथ हम v की वैल्यू भी यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड va इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा डेल v के लिए क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा, डेल v इज इक्वल्स टू डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 0.175 इंटू 5500 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पूरा कैलकुलेशन करके डेल v ग्रेटर देन इक्वल टू 5.55 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इससे ज़्यादा आपकी इतना डिफरेंस आपको वेलोसिटी में देखने को मिलेगा, इतनी अनसर्टेनिटी आएगी वेलोसिटी, जो आपकी वैल्यू है वेलोसिटी की उस बॉल की, उससे आपको इतना डिफरेंस मिलेगा। ये है कम से कम इतना डिफरेंस तो मिलना ही मिलना है, तो हमें कम से कम एक न्यूमेरिकल इसका करना पड़ेगा। और अब आप इसका रिवीजन शुरू कर दीजिए, आपके एग्जाम आने वाले हैं। जो भी आपको डाउट्स हों वो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय।